ओके, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। कल भी मैंने कहा कि हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिराइव करते हैं, कैसे हम ढूंढते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एक मूविंग बॉडी की हम मेजर करते हैं। एक मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को हम मेजर करते हैं कि उस बॉडी में कितना काम वो कर सकती है जब तक वो रेस्ट में आएगी तब तक। अमाउंट ऑफ वर्क अ बॉडी कैन डू टिल द टाइम दैट बॉडी विल कम टू रेस्ट और बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। ये मैंने कल भी कहा था आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि सपोज एक बॉडी है, उसका मास m है, स्मॉल m है, वो एक पोजीशन पे है, पोजीशन A, वहाँ से वो पोजीशन B तक पहुँची, उसने डिस्टेंस एक कवर करी s, लेकिन वो इस मीडियम के बाहर थी। जब उसने इस मीडियम को एंटर करा तो वहाँ पे रिटार्डेशन आया, वहाँ पे एयर एज रेजिस्टेंस आई, ठीक है। उसने रिटार्ड करा, इसके फोर्स को रिटार्ड करा, इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। यहाँ पे वेलोसिटी थी, वेलोसिटी इसकी कुछ थी, यहाँ पे ये रेस्ट में आ गई बॉडी, अब इसकी वेलोसिटी 0 है। ये मैंने चीज़ यहाँ पे कही थी, ठीक है। m यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी होता है और v यहाँ पे वेलोसिटी होता है, ठीक है। लेकिन मैंने कल कहा था वर्क हमेशा बराबर होता है, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। और मैंने एक और चीज़ बोली थी, मैंने कहा था जो काम हम करते हैं वो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी वर्क के, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी वर्क के। तो काइनेटिक एनर्जी, वर्क किसके बराबर था? खुद फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इनटू एस। फिर हमने यहाँ से क्या था, यहाँ से हमने डिराइवेशन स्टार्ट करी। हमने क्या बोला? हमने बोला कि हमने बोला कि अगर एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v है, ठीक है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन उसकी -a है। -a क्यों है? रिटार्डेशन है, यहाँ पे डिस्टेंस उसने s कवर करी है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बोली। तो देन अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से है, v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब हम वैल्यूज अगर पुट करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, v की जगह 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर नॉर्मल रहेगा, -2as एज इट इज रहेगा। तो ये आता है बराबर v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हट जाएगा 2as। ये हमारे पास इक्वेशन आई, ठीक है। हम इस a को रिप्लेस कर सकते थे। किस तरह से रिप्लेस करते थे? हमें पता था कि f इज इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। हम यहाँ पे a को बाहर निकालेंगे, a इज इक्वल टू f बाई m। तो ये a को हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a आ गया, f बाई m, s अपना आ गया वापस। लेकिन मैंने वहाँ पे कहा था पहले ही कि f इंटू s यानी जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी है। वहाँ पे मैंने कहा था ये f इंटू s आ जाएगा बाहर, इज इक्वल टू ये 2 है तो 1/2 ऑफ बन जाएगा, डिवाइड में आएगा 1/2 ऑफ m v स्क्वायर। ये m और v मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये m और v आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया f इंटू एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ m v स्क्वायर, f इंटू एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ m v स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? तो यही चीज़ जो है, ये इक्वेशन जो है काइनेटिक एनर्जी की वो यही है, ठीक है। और कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने वो कहा था कि अगर एक बॉडी का मास m होगा और उसकी वेलोसिटी v होगी तो उस बॉडी में कितनी कैपेसिटी होगी काम करने की टिल दैट बॉडी विल कम टू रेस्ट। कितनी कैपेसिटी होगी सेल्फ उस बॉडी की? शयान, उस बॉडी की कितनी कैपेसिटी होगी? अगर सपोज एक बॉडी है, उसका मास m है, अगर बॉडी है उसका मास m है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, वो बॉडी कुछ टाइम के बाद रेस्ट में आती है यानी उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो वो बॉडी कितना काम कर सकती है? एक बॉडी है, उसका मास m है, वेलोसिटी उसकी मास m है, वेलोसिटी v है, वो बॉडी कुछ टाइम के बाद रेस्ट में आएगी, तो ये बॉडी कितना काम कर सकती है? ये पर्टिकुलर बॉडी कितना काम कर सकती है? शाबाश। मैंने कल बोला, हाँ जी। एक बॉडी है, उसका मास m है, वेलोसिटी v है, कुछ देर के बाद वो बॉडी रेस्ट में आएगी 0 पे, तो वो बॉडी कितना काम कर सकती है? बॉडी? हाँ, वो रेस्ट पे आ गई तो उसका वर्क तो कितना काम किया उसने? हाँ, कितना काम किया? 1/2 mv स्क्वायर। शाबाश, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। सो ओके, सो देखो कुछ हमने कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर समझा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझेंगे, ठीक है। मैंने अभी बोला कि काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी का अगर काइनेटिक एनर्जी की करेंगे एक बात, एक बॉडी की जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसको हम फॉर्मूला बताते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हमें एक चीज़ पता चलती है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बेसिकली पता चलती है, एक नहीं दो। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ जो हमें पता चलती है वो पता चलती है काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द मास ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द, Body. कुछ समझ आया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स ज़्यादा मास, ज़्यादा एनर्जी लेस मास। कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वही यूनिवर्सल और स्क्वायर द स्पीड ऑफ द बॉडी। दो चीज़ें, काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मास ऑफ द बॉडी, मास के साथ रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी का ज़्यादा मास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की वेलोसिटी जितनी है स्क्वायर ऑफ दैट। अगर 2 है, वेलोसिटी 2 है, 2 का स्क्वायर लगा लो 4 होगी काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी 6 है, 6 का स्क्वायर लगा लो 36 होगी काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रही मेरी बात? दैट मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल है कि यहाँ पे वेलोसिटी अगर 6 है तो काइनेटिक एनर्जी होगी 6 का स्क्वायर, ठीक है, हमें जो आ जाएगी 36। समझ आया यहाँ पे? ठीक, ये दो चीज़ें देखो। दैट मीन सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, देयरफॉर इफ द, अगर मास को हम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर हम मास ऑफ द बॉडी हाफ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन पता है क्या है? प्रोवाइडेड वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, वेलोसिटी रहनी चाहिए सेम। हमेशा से रहनी चाहिए। हाँ, अगर मास को हम डबल करेंगे वेलोसिटी भी डबल होगी, मास को हाफ करेंगे वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी। द कंडीशन इज प्रोवाइडेड दैट वेलोसिटी शुड रिमेन सेम। हाँ, सेम कह सकते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चलती है अगेन, सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट, अगर वेलोसिटी बॉडी की डबल हो जाएगी, अगर वेलोसिटी की डबल हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी डबल हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? डबल काइनेटिक एनर्जी। हाँ, अगर वेलोसिटी डबल हो गई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। फेलियर इंसान। डबल हो जाएगी। अभी मैंने कहा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और मैंने यहाँ पे बताया कि अगर वेलोसिटी 6 है तो उसका स्क्वायर लगा लो, काइनेटिक एनर्जी 36 होगी। तो अब मेरे को बताओ, अगर मैं बॉडी की वेलोसिटी को डबल करूँगा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? उसका भी डबल। 4 टाइम्स, सिंपल बोलो 4 टाइम्स। इफ वेलोसिटी इज डबल, if velocity is doubled kinetic energy will be 4 times, डबल का डबल हो गया ना, स्क्वायर ही। if velocity is doubled kinetic energy will be 4 times। बात आ रही है यहाँ पे समझ? ठीक। if velocity is halved, अगर वेलोसिटी को हाफ किया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ हो जाएगा। अगर वेलोसिटी को, हाँ तो क्या बोलेंगे? 1/4, 1/4, डबल हम कुछ नहीं होता। 1/4 होता है। अगर वेलोसिटी को हम हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/4। ये समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक, परफेक्ट। तो दैट मीन इट इज ऑब्वियस दैट डबलिंग द वेलोसिटी हैज अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी। सही पकड़ा? वेलोसिटी के डबल होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कंपेयर टू डबलिंग इट्स मास। क्योंकि मास डबल करेंगे 1 पॉइंट, यहाँ से भी 1 चढ़ेगा। मास 2 टाइम्स करेंगे, वेलोसिटी भी 2 टाइम्स। लेकिन वेलोसिटी का बहुत रोल है, वेलोसिटी को 2 टाइम्स करते हैं, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स चढ़ती है। वेलोसिटी को 4 टाइम्स करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम चढ़ेगी। वेलोसिटी को 6 टाइम चढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी 36 टाइम चढ़ेगी। तो किसका ज़्यादा रोल है? Velocity has more role to play compared to mass if we talk about kinetic energy. Am I right or wrong? So that means doubling the velocity has a greater effect on the kinetic energy of a body than doubling its mass. मास डबल करोगे वेलोसिटी डबल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को डबल करोगे, वेलोसिटी को डबल करोगे, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। वेलोसिटी को 4 टाइम्स करोगे, काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगी। वेलोसिटी को 6 टाइम्स करोगे, काइनेटिक एनर्जी 36 टाइम हो जाएगी। राइट और रॉन्ग? परफेक्ट। वो डबल होता है, उसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर। सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन mass and velocity. Therefore, heavier bodies or heavy bodies moving with high velocities, heavy bodies moving with high velocity, body भी heavy है यानी mass, velocity भी high है,
ठीक है, विद हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, दे कैन डू मोर वर्क. दैट मीन्स दोज बॉडीज विद मोर मास एंड मोर वेलोसिटी, more mass, more velocity, have more kinetic energy. If they have more kinetic energy, that means they can do more work. Am I right or wrong? Yes, you're right. Perfect. They can do more work than slow moving bodies of smaller mass. Right? Right, Shaya? Yes. Ha. Then slow moving bodies of smaller mass. This is the reason why a blacksmith uses a heavier hammer than the one used by a goldsmith. वो तो विश्वास उसका थोड़ा बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू अ goldsmith, सुनार के इससे. It has been found that a driver increases the speed, एक गाड़ी चलाने वाला या वेलोसिटी बोलो, ऑफिस कार, जब उसको पता होता है ना यहाँ पे ऐसी चढ़ाई चढ़ने वाली, आप देखोगे अक्सर वो स्पीड को इंक्रीज करेगा, वहाँ पे कम करेगा तो चढ़ पाएगा नहीं, वो इंक्रीज करता है अपनी वेलोसिटी को जब उसको पता होता है सामने एक हिली रोड है या कुछ भी है. ठीक है, लेकिन लेट अस सी व्हाई दिस इज डन. क्यों? अब वेलोसिटी आप फ्यूल से भी इंक्रीज कर सकते हो ना टेम्परेरीली. वेलोसिटी आप फ्यूल से भी इंक्रीज कर सकते हो. तो उसके लिए तो मशीन है ना, वो फ्यूल क्या है, फ्यूल पेट्रोल फेंकिएगा सड़क पे, पेट्रोल फेंकिएगा सड़क पे, मशीन है ना, अंदर मशीन काम करेगी ना, एक्सीलेटर दबाएगा ना, स्पीडोमीटर इंक्रीज हो जाएगा ना, स्पीड बढ़ेगी ना, इंजन जोर लगाएगा ना, टायर ऊपर चढ़ेंगे ना, तो फ्यूल ज्यादा यूज होगा ना, कम यूज होगा ज़्यादा फ्यूल कैसे सके हम यहाँ पे. ठीक है, सो हाँ, मैंने कहा लेट्स व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ फ्लैट रोड इट हैज़ टू डू वर्क. देखो अगर गाड़ी फ्लैट रोड पे चल रही है उसको बस उतना काम करना है कि वो फ्रिक्शन को ब्रेक सके, एक तो रोड के फ्रिक्शन को ब्रेक कर सके और तो रेजिस्टेंस को ब्रेक सके, और तो मतलब ब्रेक कर सके आगे बढ़ने के लिए. यहाँ पे समझ आया. बट यहाँ पे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोई काम नहीं होता है. जब गाड़ी सड़क पे चल रही होती है उसको बस एक तो फ्रिक्शन को ब्रेक करना होता है और हवा की रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होता है, तो वो चलती है. यहाँ पे उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं तोड़ना होता है, यहाँ पे इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं तोड़ना होता. लेकिन दूसरे टाइम पे यही कार जब पहाड़ पे चढ़ती है, हिल पे चढ़ती है, ठीक है, फ्रिक्शन तो ब्रेक करना पड़ेगा, एयर रेजिस्टेंस भी इसको ब्रेक करनी पड़ेगी, लेकिन उस टाइम पे इसको काम करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटी. ऊपर की ओर जा रही है ना, तो काम करना पड़ेगा. फ्लैट रोड है भाई, मैं यहाँ पे गाड़ी चल, करना पड़ेगा. इट हैज़ उसको क्या करना है, उसको इट हैज़ टू डू मोर वर्क. ठीक है, बिकॉज उसको अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी वहाँ पे काम करना है. दैट मीन्स उस टाइम पे ड्राइवर को अपनी स्पीड अपनी गाड़ी की बढ़ानी पड़ेगी. जब वो एक हिली रोड को अप्रोच कर रहा होगा उसको मोर काइनेटिक एनर्जी देनी होगी अपनी गाड़ी को, सो दैट वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा सके. राइट और रॉन्ग, उसको मोर स्पीड देनी पड़ेगी. सो बट इन द अबाउट डिस्कशन ऑन काइनेटिक एनर्जी मैंने अगर देखोगे यहाँ पे वेलोसिटी टर्म ज़्यादा इस्तेमाल करी कंपेयर टू स्पीड. इन फैक्ट आप मतलब स्पीड भी इस्तेमाल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी और एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है, अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द सिंबल. वो तो आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं सिंपली. ठीक है, हाँ. येट अनदर सिंबल फॉर काइनेटिक एनर्जी इज, और एक है ये आपके हायर क्लास में होगा, जैसे कि मैं कल कह रहा था, ये होता है हायर क्लास में ये वाला. फिर होता मतलब वो ये E स्टैंड्स फॉर द एनर्जी एंड K फॉर द काइनेटिक. ठीक है, कोई ऐसा ये नहीं. सो वी विल नाउ, हाँ, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई, दो कंक्लूजन्स आपको समझ में आ गए. जो इंपॉर्टेंट दो कंक्लूजन्स मैंने यहाँ पे बोले आप लोगों को समझ में आ गए, क्लियर हो गए यहाँ पे दो कंक्लूजन्स परफेक्टली. ये था, बस इतना ही था काइनेटिक एनर्जी. इससे आगे कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा. उसके बाद मैंने आपको डेराइवेशन दिखाई काइनेटिक एनर्जी. फिर मैंने आपको बोला कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो इससे पहले मैंने इरेज बोर्ड करा वहाँ पे मैंने बताया. उसके बाद मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी के दो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की काइनेटिक एनर्जी किस तरह से किस चीज़ के साथ रिलेटेड होती है, मास के साथ किस तरह से रिलेट होती है, वेलोसिटी के साथ किस तरह से रिलेटेड होती है, और दोनों का इफेक्ट कैसा पड़ता है मास और वेलोसिटी का काइनेटिक एनर्जी पे. समझ आया सालिफ? कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? आई कैन रिपीट इट अगेन. कुछ है काइनेटिक एनर्जी में? हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है. मैंने आपको कहा था हमारे पास दो पढ़ने हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है और कौन सी निरंतर खजाना हमें, एक तो हमें काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है और कौन सा पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी. हाँ, इसको पॉज करो. अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, सपोज एक ब्रिक रखी हुई है, देयर इज अ ब्रिक दैट इज लाइंग ऑन अ ग्राउंड. ठीक है,
ना तो उसमें कोई एनर्जी स्टोर है, ना तो वो कोई काम कर सकती है। अगर हम उस ब्रिक को, उस ईंट को उठा के लिफ्ट करेंगे, ठीक है, एक छत पे ले जाएंगे, एक मकान के छत पे ले जाएंगे, ठीक है, दैट मीन्स अब कुछ काम हुआ। काम कहाँ पे हुआ? काम हुआ जब हमने इस ब्रिक को लिफ्ट करा, लेकिन उसको काम हुआ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी से इसको ग्रेविटी ब्रेक करके इसको ले लिया ऊपर। दैट मीन्स अब ये वर्क जो हमने काम करा ये स्टोर हो गया इस ब्रिक के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रहा ना? ये जो काम करा हमने ये इस ब्रिक के अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पहले बात समझ में आ गई है? ये जो काम जो है ये स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर देख वो समझ में आ गया अच्छे से? अब समझिए भी अच्छे से। तो बता। So what is potential energy? Potential energy is basically sir something which can be stored in an object. For example, मैंने एक पेंडुलम लिया, ओके? अब उस पेंडुलम को मैंने इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लिया, यहाँ पे रखा, एंड रिलीज द पेंडुलम। अब अगर नो मैटर उसका वेट कितना हो वो एक डिसाइडेड ऑब्जेक्ट पे चलेगा, डिसाइडेड पाथ, जिसे इसको इधर से इधर जाना है। अगर मैं उसमें एक इंसान भी बैठा दूँ उस पेंडुलम में उधर से उधर ही चलेगा एट द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। इसका प्रूफ मैंने खुद देखा है। ये वो उसी वीडियो की बात कर रहे थे। सो एग्जांपल दे दे कोई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा डिफाइन कर। अरे डिफाइन का होती क्या है पोटेंशियल एनर्जी? पेंडुलम को क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? The amount of energy stored in an object while moving is can be referred to as potential energy. While moving? Not while moving, while at rest or while about to. ओके रखो अब यहाँ से। ओके साइलेंट, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने कहा ये पोटेंशियल एनर्जी इस ब्रिक के अंदर स्टोर हो गई जब इस ब्रिक को हमने ग्राउंड से लिफ्ट करके मकान की छत पे ले लिया। सॉर्टेड है यहाँ पे, क्लियर हो गया यहाँ पे? दैट मीन्स ये जो एनर्जी है इस ब्रिक की जो छत की रूफ पे है, ठीक है, इट इज़ ड्यू टू हायर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड पे जब थी इसकी कोई एनर्जी थी नहीं, बट जब विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ये एक हायर पोजीशन पे, इसमें क्या आ गई? इसमें एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। एंड अगर अब ये ब्रिक वहाँ से नीचे गिरेगी, ठीक है, अब उसके बाद इट कैन डू सम अनडिज़ायरेबल वर्क, ठीक है। अनडिज़ायरेबल वर्क मतलब कि अगर ये वहाँ से नीचे आ गई तो ये कांच शीशा तोड़ सकती है, ठीक है, कांच तोड़ सकती है, किसी के सर के ऊपर भी गिर सकती है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो एनर्जी ऑफ अ ब्रिक है जो लाई करती है रूफ टॉप पे, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज आपने इसमें जो काम करा है, जो आपने इसमें वर्क करा है अगेंस्ट द ग्रेविटी करा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी करा है, हाँ, अगेंस्ट द ग्रेविटी को ब्रेक करके आपने इसको ऊपर ले लिया है, ठीक है। सो अगर एक और एग्जांपल दूंगा इससे आपको समझ में आएगा। अनदर टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, ये हो गया, इसको मैंने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो वाली एनर्जी जहाँ पे आप ग्रेविटी को ब्रेक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर एक हाइट पे ले जाते हो जहाँ पे एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है, लेकिन आपने यहाँ पे काम किया होता है, आपने ग्रेविटी को यहाँ पे ब्रेक किया होता है, ठीक है। दूसरा जो इसका आता है वो है पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा दूसरा जो होता है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलास्टिक से समझ ही आता है कि इट इज समवट रिलेटेड टू द चेंज इन द शेप, शॉर्टेड इलास्टिक, ठीक है। सो दैट मीन्स इफ देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ अ बॉडी, ठीक है, आप किसी बॉडी में इसकी शेप को कैसे चेंज कर सकते हो? आप उस बॉडी को कंप्रेस करोगे, अगर आपसे हो सकती है तो, ठीक है, आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, आप उसको बेंड कर सकते हो, यही तरीके कर सकते हो ना, कंप्रेस, स्ट्रेच, बेंड या ट्विस्ट करोगे, ठीक है। सो दैट मीन्स सम वर्क हैज़ टू बी डन, कुछ आपको काम करना पड़ेगा सो दैट कि आप उसकी बॉडी को टेम्परली चेंज कर पाओ। आप उसकी बॉडी को, अगर मैं इस स्पॉन्ज को इस तरह से हल्के से कर रहा हूँ, इसकी शेप चेंज हो रही है, बट दिस इज टेम्परली, ठीक है। मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसकी पोजीशन को, इसकी शेप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास ये वापस उसी तरह से आता है। अब ये वर्क जो है, ये वर्क स्टोर हो जाता है इस डिफॉर्म्ड बॉडी में। इस डिफॉर्म्ड मतलब कि जिसकी शेप चेंज हो जाएगी, ये वर्क इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ, हाँ। तो दैट मीन्स अब जब देखो, लेकिन जैसे मैं इस बॉडी को रिलीज़ करता हूँ ना, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आती है कि नहीं आती है? आती है ना, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं, अपने ओरिजिनल पे साइन पे आ जाती है। उस टाइम पे ये उस पोटेंशियल एनर्जी को वापस छोड़ देती है।
अभी यहाँ पे ऐसा रखा ना, इसमें स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी, कुछ एनर्जी इसमें स्टोर है, ठीक है, जब तक ये ट्विस्टेड है। छोड़ दिया ना, हाथ में पोजीशन इसकी वापस वैसी होगी ना, तो उसने रिलीज़ कर दिया उस पोटेंशियल एनर्जी को जो उसमें मैंने पहले इसकी शेप चेंज करने के टाइम पे स्टोर हुई थी। इज़ दैट राइट? सो फॉर एग्जांपल अ वाउंड अप सर्कुलर स्प्रिंग पोजेस लास्ट। हाँ, तो इस तरह से क्या है कि ये मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे दी स्पॉन्ज की, मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे दी स्पॉन्ज की। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जब ओरिजिनल शेप में वापस आ गया, ठीक है, ये ओरिजिनल शेप में वापस आ गया, इट इज़ एन एग्जांपल दैट इसने वो पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर हो गई थी वो इसने रिज्यूम कर दी, वो उसने वापस छोड़ दी, ठीक है। सो दैट मीन्स जब कभी भी आप देखो, गुलेल कभी देखा है? गुलेल, हाँ जी, ठीक है, हाँ, तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे भी जब आप कोई काम करते हो आप उस रबर को स्ट्रेच करते हो, कैटापुल्ट को बेसिकली, ठीक है। तो जो वर्क डन आप करते हो, जो आपका काम होता है वो स्टोर होता है तब तक कि जब तक वो रबर स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच हुई होती है, पीछे हुई होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब क्या है कि जब तक वो स्ट्रेच होती है उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ही आप उसको पत्थर जो भी उसमें होता है, ठीक है, उसको छोड़ देते हो तो वहाँ पर वो क्या करता है, उस पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। तो दैट मीन्स ये जो एनर्जी होती है एक बॉडी की, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन जो मैंने बोला ईंट यहाँ पे है, अब यहाँ पे वो हो गई पोजीशन, और चेंज इन शेप जो मैंने अभी समझाया, दो चीज़ें। एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन एंड शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? Perfect. So actually the energy of a body due to its position above the ground is called gravitational potential energy, and the energy of a body due to change in its shape and size is called energy of elastic potential energy. Elastic potential energy is often associated with the state of compression, extension of an object like that. For example, the energy possessed by compressed string or extended spring is the elastic potential energy, and the gravitational potential energy as well as the elastic potential energy, gravitational or elastic, both are commonly known as potential energy because both have some potential to do some work for a fixed period of time till they release their potential energies. Is that clear? Fine. So that means a body can have both potential energy as well as kinetic energy at the same time. A body can have both kinetic energy and example. For example, the water in a tank on the roof. There's a water, it's in the tank of the roof, ठीक है, of a build. It's somewhere on the 10th floor of a building. It possesses potential energy. Why? Because it is at certain height due to its position, ठीक है, above the ground. A stretched rubber band and compressed gas in a cylinder also possess potential energy. Stretched rubber band, compressed gas in the cylinder, potential energy, ठीक है. So and a rubber twisted in such a way that it changes its position is an example of an elastic energy. So if I talk about a particular body, a flying bird, if I talk about a normal bird, a stationary aeroplane, a man climbing a hill, all have the kinetic energy as well as the potential energy. A bird flying, he has a potential energy because if he has energy stored in it, then only it is flying. When it is flying, it is in motion, it possesses a kinetic energy as well. Am I right or wrong? Aeroplane has a potential energy, 200 watt engine, 300 watt engine, fuel, all that. It has a potential to take a flight, to take passengers from one place. It has potential, but with that it has velocity as well. It changes its velocity. It has some velocity where it changes from initial velocity to final velocity. It is in motion, it goes at a very high speed. Am I right? So that means a body can have both potential energy as well as kinetic energy. And this is why yesterday I told you that the sum of potential and the kinetic energy is called mechanical energy. That means aeroplane, if we talk about the aeroplane, it has the mechanical energy, mechanics. हाँ, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मिला के बनाते हैं मैकेनिकल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी आप में कितनी कैपेसिटी है काम करने की. काइनेटिक एनर्जी आप किस स्पीड से किस मोशन के साथ मूव कर रहे हो. तो दोनों चीज़ें मिलके बनाती है ये. इतनी भी खराब नहीं है. अच्छी है. अच्छी नहीं बोलूँगी, खराब ही नहीं.
So it is mechanical energy. मैंने example दी, a flying bird, a flying aeroplane, a man climbing a hill, all have kinetic energy as well as potential energy. अगर एक पत्थर है वो एक पहाड़ पे है, कहीं पे है, बस वहीं पे खड़ी है ऊपर किसी चोटी पे, उसमें खाली पोटेंशियल एनर्जी है, बस काइनेटिक नहीं है। पहाड़ पे है क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो वहाँ पे बैठी हुई है, मैं उसको लात मारता हूँ वहाँ पे नीचे फेंक देता हूँ। अभी जब हाइट पे थी तो पोटेंशियल थी, अब स्पीड से नीचे आ रही है मोशन में, अब क्या आ गई उसमें काइनेटिक एनर्जी। कहीं पे तो रेस्ट में लेकिन आ जाएगी ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म और काइनेटिक एनर्जी भी खत्म जब वो सरफेस पे आएगी। सो दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, अब हम जिस तरह से, अब ये है इट वाज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, जिस तरह हमने काइनेटिक एनर्जी का पढ़ा, अब इस तरह से हमारे लिए फॉर्मूला है फॉर पोटेंशियल एनर्जी एज वेल। जिस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी का पढ़ा था उसी तरह से फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एक बॉडी की, वो होती है उसमें बिकॉज इफ़ द बॉडी इज़ एट अ हायर पोजीशन। मैंने अभी कहा था अगर बॉडी एक हायर पोजीशन पे है, अब वो तो ग्राउंड, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, हैंड, ठीक है। अब क्या है कि अब अगर हम उस बॉडी को मूव भी करेंगे, वहाँ से मूव उसकी पोजीशन को चेंज भी करेंगे, स्टिल इट द बॉडी विल हैव पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमें अगर देखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी किसी हाइट पे है, इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। एक स्टोन है ये ऊपर है, एक वाटर टैंक है ये ऊपर है, मैं हूँ 10वें फ्लोर पे हूँ, कितनी मेरे को, हमें क्या, ऑल वी हैव टू डू इज़ फाइंड आउट दैट कि ये बॉडी उस हाइट पे कितना काम कर सकती है, वही हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ये बॉडी उस हाइट पे कितना, पोटेंशियल वही होता है ना, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है कि एक इंसान कितना काम कर सकता है, एक बॉडी कितनी काम कर सकती है। सपोज एक बॉडी है मेरे पास, उसका मास m है, उसको मैंने एक हाइट पे चढ़ा दिया, ठीक है, हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो फोर्स एक्ट करेगा इस बॉडी पे, फोर्स जो एक्ट करेगा इस बॉडी पे, दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। और कौन सा फोर्स एक्ट करेगा इस बॉडी पे, ठीक है, ये यहाँ पे एक दीवार है, मैंने यहाँ पे एक ईंट रखी, ठीक है, ये इसकी हाइट है, इसकी हाइट है h है, ये बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ अ ब्रिक, दिस इज़ वॉल, ठीक है, इसकी हाइट h है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको मैंने एक हाइट पे रेज किया, एग्जाम्पल सपोज करके हाइट h, अब वो तो सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इस बॉडी पे जो फोर्स एक्ट करेगा इट विल बी ओनली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। और कोई फोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है नहीं, खाली अर्थ ही इस पे फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ठीक है, विच इज़ m इंटू जी, है कि नहीं, यही है कि कुछ और है कि नहीं, m इंटू जी इस पे एक्ट करेगा, बट इस किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन, परफेक्ट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को लिफ्ट करना है इस बॉडी को अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स आई हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दैट मीन्स यहाँ पे दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन किसके बराबर होगा, फोर्स जो आप अप्लाई करोगे कितनी डिस्टेंस है उसको ऊपर ले रहे हो, तो हाँ नहीं काइनेटिक एनर्जी नहीं, मतलब हाँ पोटेंशियल एनर्जी यूज हो जाएगी, एनर्जी। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, कितना फोर्स आप अप्लाई करो कितनी डिस्टेंस ऊपर लेने के लिए, दैट मीन्स W वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू h, ठीक है। अब क्या ये किसके, m क्या है यहाँ पे, m इज द मास ऑफ द बॉडी। मेरे को कोई बोल सकते हैं g मैंने कहाँ से लाया, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी होता है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। h मेरे को बता सकता है कोई क्या है, h इज द हाइट ऑफ द बॉडी, सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके वहाँ तक, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज इट। अब ये जो, ठीक है, यही वर्क जो हम करते हैं, ये वर्क स्टोर हो जाता है एक बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं वर्क की जगह हम ले सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू h। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी, उसी तरह से जिस तरह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया 1/2 ऑफ, ठीक है, इट वॉज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी।